आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम 2020 के अंतिम दिन खड़े हैं, जिस दिन हमें कुछ बेहतर करने के लिए सोचना चाहिए या इसे बेहतर तरीके से बिताने की सोचनी चाहिए, ताकि अंत भला तो सब भला जो कहा जाता है कि वर्ष के अंत में भी बहुत अच्छा करने का, परफॉर्मेंस करने का हमने सोचा तो बहुत अच्छा हो गया। चलिए, वो भी अच्छा होता है जब हम अंत तक भी कुछ अच्छा करने को सोचते हैं। तो 2020 के इस अंतिम अवसर, अंतिम दिन क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हमने आपके लिए लाया है थेल्स प्रमेय। और इस थेल्स प्रमेय को आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। एक बहुत बड़ा चुनौती होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि थेल्स प्रमेय उनको कैसे आए, कैसे वो मार्क जा करके एग्जामिनेशन हॉल में वो सिद्ध कर सकें और उनसे उनको मार्क्स 3, 4, 5 मार्क्स जो भी मिलता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी सोल्यूशन हो पाते हैं उन सब में उनको मार्क्स मिल पाए तो कुल मिलाकर 5, 6 नंबर, 7 नंबर का इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो उसे कंप्लीट करने के लिए हम सभी को बहुत ज़्यादा लेबर करने की जरूरत पड़ती है। खैर, जो कुछ भी हो, आज हम इसमें सीखने की कोशिश करेंगे और एक दोहे के साथ कि शांति के समय इतनी तैयारियां करो, शांति के समय इतनी तैयारियां करो कि युद्ध के समय खून बहाना न पड़े। इसका तात्पर्य क्या निकलता है दोस्तों? इसका मतलब ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं परीक्षा के अंतिम स्टेप में जब आ गए हैं, जब लास्ट सीजन आ चुका है, 1-2 महीने पीछे जब हम खड़े हैं, तब उन्हें बहुत ज़्यादा अकबकाहट हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है कि अब क्या करें क्या करें। बहुत सारा चीज़ छूट गया। एक तो कोरोना के चलते 2-3 महीने ट्यूशन छूट गया, दूसरा बहुत सारी बहाने उनके पास है ना, एक्सक्यूज है, और वो बहुत तरह से कह रहे हैं कि हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो ये सारी जो कहानियाँ या जो भी तकलीफ़ें, परेशानियाँ जो आज झेलनी पड़ रही है, इसके पीछे और कुछ नहीं, यही बात है, शांति के समय हम बहुत ज़ोरदार तैयारी नहीं करते। डैट मीन्स कि जो परेशानियाँ आने वाली है, किसी को पता नहीं है कि कब तूफान आएगा, कब किस तरह का माहौल होने वाला है। तो इसलिए जब आप रिलैक्स हो, जिस समय आप बहुत फिट हो, अच्छे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, अच्छे समय चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो उस समय आप अपने समय को ना गंवाएं। डैट मीन्स जैसे 2020 की शुरुआत जब हुई थी, जब आप 10वीं क्लास में इंटर किए थे, तो उस समय के फर्स्ट 3 महीने 4 महीने तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो उस समय भी अगर आप तैयारी बहुत अच्छे से किए होते तो आपको इतना तकलीफें झेलनी नहीं पड़ती। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब हम 2021 के इस पहला जो दिन होगा 2021 का फर्स्ट डे, 1 जनवरी, जिसका हम वेलकम कल करेंगे, उसके पहले कि हम एक प्रिपरेशन थोड़ा सा कर लें, इसका याद रखते हुए कि शांति के समय जोरदार तैयारियां करना होगा, भरसक तैयारियां करना होगा। जितनी एनर्जी होगी, जितनी ताकत होगी, उतना तैयारियां करना हो, उस लेवल की तैयारियां करनी होगी जिस समय हम शांत हो, जिस समय हमारा दिमाग रिलैक्स हो, जिस समय हमारे पास भरपूर मौका हो, जिस समय सुविधाओं की कोई कमी ना हो, जिस समय हमें किसी भी तकलीफ का सामना न करना पड़ रहा हो, उस समय हम इतनी कस के तैयारियां करेंगे ताकि हमें नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम हमें किसी तरह का अगर परेशानी अगर आए भी तो कोई पश्चाताप करना ना पड़े। इसलिए पसीना बहाइए, खून पसीने बहाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 शुरुआत हो रही है। इस 2021 में आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी किया जाता है। फर्स्ट 90 डेज 2021 का आप बेहतर करने की कोशिश करिए। फर्स्ट 90 डेज, दैट मीन्स कि 3 मंथ, फर्स्ट क्वार्टर कहिए 2021 का, उसको बेहतर कर लीजिए। आइदर आपको परीक्षा देना है, नहीं देना है, नो प्रॉब्लम। मैट्रिक के परीक्षार्थियों को ही सिर्फ परीक्षा देना है ना, बाकी को तो नहीं देना है, इंटर वाले को देना है और को तो नहीं देना है। तो मैं उनको भी कह रहा हूं जो परीक्षा देना है, और जो नहीं देने वाले हैं उनके लिए भी। हमारे लिए 2021 का ये 3 महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा तो है नहीं कि परीक्षा देने के बाद हमारे पास काम ही खत्म हो जाएंगे, या हमारे पास से अब सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएंगे, या पढ़ाई लिखाई ही खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट प्राप्त हो गया मैट्रिक की परीक्षा दे देने से, तो कोई बात है नहीं। मैट्रिक की परीक्षा पास होना बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है, लेकिन चलिए पहली कदम तो जरूर है, सफलता की एक सीढ़ी हम जरूर चुम लेते हैं। तो आइए, खैर, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप इस एग्जामिनेशन के लिए रेडी रहिए। और चलिए हम देखते हैं थेल्स प्रमेय को। तो थेल्स प्रमेय में हम लोग थेल्स प्रमेय में होता क्या है, सबसे पहले एक त्रिभुज होगा और इस त्रिभुज में नियम बनता है, उसको स्टेटमेंट के थ्रू कथन जो कही जाती है थेल्स का कथन सबसे पहले हम समझेंगे, और उस कथन को बताते हुए हम इसमें सारा कंस्ट्रक्शन और नेम एंड
जो कुछ भी है सब कुछ हम करते चले जाएंगे, क्योंकि आपके सामने कथन होगा या आपके कथन दिया जाता है। ठीक है, तो कथन क्या होता है, कहा जाता है कि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3, 1 2 3, सही है। किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इस भुजा के समांतर एक नीचे भी रेखा खींच सकते हैं और एक ऊपर भी रेखा खींच सकते हैं। तो तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा जिन दो भुजाओं के जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए दो भुजा, इस भुजा के समांतर खींचेगा तो शेष दो भुजा ही निकटेगा। तो तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदु इसका नाम हम P और Q दे देते हैं। ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने से होता क्या है, फिर से आइए, किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, Q पर प्रतिच्छेद करता है, ये जो रेखा खींचा गया इसके समांतर वह कहाँ कर रहा है, इस त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। वे बिंदुएं इस भुजा को, यानी कि ये भुजा अगर हम इसका नाम देते हैं AB और C, तो इस भुजा का नाम हुआ AB, तो AB को P प्रतिच्छेद किया और AC को Q प्रतिच्छेद किया। ऐसा करने से भुजाओं में जो टुकड़ा बना वो टुकड़े जो है से एक दूसरे के अनुपातिक हो जाते हैं, यही कथन है। थेल्स का कथन बड़ा ही सिंपल है। फिर से आइए, किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, वे बिंदु किन भुजाओं को AB और AC को, किन भुजाओं को AB और AC को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करती है। इसी को सिद्ध करना है। तो आइए हम प्रूफ करने के लिए चलते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, टीपीटी में सिद्ध करने के लिए लिख देंगे टू प्रूफ दैट। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि ये भुजा बटा ये भुजा बराबर ये भुजा बटा ये भुजा, दैट मीन्स AP बटा में PB बराबर AQ बटा में QC। ये हम कह सकते हैं कि ये अनुपातिकता जो विभाजन है ये बराबर है, ये सिद्ध करके दिखाना है। आपको इसके लिए गिवन कंडीशन क्या है उसके बिफोर में लिख दिया जाता है, तो हमें सिद्ध करने के लिए पहले लिखा, इसके बाद हम गिवन पहले ही लिख देते हैं। लेकिन चलिए गिवन अब लिख देते हैं आपके सामने। क्या हमारे पास कंडीशन था जी, BC के समांतर हमने क्या खींचा है, PQ ना, BC समांतर PQ है, BC समांतर क्या है, PQ है। और त्रिभुज क्या है, त्रिभुज AB और C। त्रिभुज ABC में क्या क्या कंडीशन आपको मिला है, त्रिभुज ABC में मात्र कंडीशन है कि BC समांतर क्या है, PQ है, बस। त्रिभुज ABC में BC समांतर क्या है, PQ है, हो गया। अब हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है बाबू, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा जैसा आपको सिद्ध करना है उस हिसाब से आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोग एक बार पढ़े होंगे जरूर। तो यहाँ से इस पर एक लंब डाल दिया जाता है और यह जो लंब है वो इस त्रिभुज के लिए, ये जो त्रिभुज आपका है APQ जो ऊपर की ओर ऐसे दिख रहा है, जो ऊपर की ओर त्रिभुज दिख रहा है APQ के लिए यह एक लंब हो गया, ठीक है, मतलब ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो त्रिभुज में आप जानते होंगे कि आधार और लंब पता हो जाता है, आधार लंब पता हो गया, आधार और शीर्ष लंब पता हो गया, तो आप आसानी से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब हमें पता हो चुका है कि आधार ये है और ये ऊंचाई है तो एक क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए हम एज शॉर्ट एज हम करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी से आ जाए समझ में। फिर इसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ से एक यहाँ मिला देते हैं, B से Q को मिला देते हैं और फिर चलिए अभी इतना ही पहले दिखाते हैं आपको, इतना में पहले समझाना चाहिए हमको, ज्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। B से Q को मिला दिया, B से Q को मिलाते ही आपको एक फिर से नया त्रिभुज मिला। वो क्या, तो ऐसे करके एक त्रिभुज मिला, ये P है, यहाँ B है, यहाँ Q है, दिस इज अ ट्रायंगल, ये एक प्रकार का ट्रायंगल है।
और इस ट्रेंगल में यहां से ऐसे करके एक लंब जो डाले थे अभी, जो पी क्यू एम कर दीजिए, क्यू एम ना। तो यहाँ पर जो एम है, इस एम पॉइंट इसको डॉट से आगे की ओर हम बढ़ा लिए। तो इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज यानी क्यू पी बी जो त्रिभुज है, क्यू पी बी जो त्रिभुज है, उसके लिए यही जो डाला हुआ लंब है ना, ये वही ऊंचाई का काम करेगा। इसमें कोई ऊंचाई तो दिया नहीं है। हम लोग जब भी त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज, तो ही उसमें ऊंचाई खाली रहेगा, बाकी में तो ऊंचाई डालना पड़ेगा या फिर डाल करके रखेगा। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया तो ऊपर से ऐसे लंब डाल के शो करेगा। तो जहां 90 डिग्री दिखेगा वही हमके उसके लिए ऊंचाई होगा। तो आइदर या तो हो सकता है, जैसे होता क्या है कि अधिक कोण त्रिभुज है, अगर ऐसे बना दिए हैं, अगर अधिक कोण त्रिभुज है, जैसे कि ये अधिक कोण त्रिभुज है क्यू पी बी, अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई आखिर होगा कैसे? अगर इस भुजा के लिए हम देखें तो इस भुजा के लिए हम क्या ऊंचाई, यहां से हम ऊंचाई देखना चाह रहे हैं कि त्रिभुज का शीर्ष कितना ऊंचा है। तो इस भुजा को डॉट से आगे बढ़ा देंगे, यहां से एक लंब डाल देंगे, तो यही ऊंचाई का काम करता है। इसी को ऐसे करके सीधा कर दीजिए तो ये ऐसा आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ये भी आपको अधिक कोण त्रिभुज ही है, तो इस पर हमने बीपी को जो है बढ़ाया आगे एम तक, और उसी से ही लंब डाला हुआ दिख रहा है क्यू एम। तो क्या हमने क्लियर किया कि क्यू पी बी जो त्रिभुज है उसके लिए जो लंब हुआ वो हुआ क्यू एम, और जो ए पी क्यू है, ए पी क्यू जो ए पी क्यू है, इसके लिए भी लंब हुआ हमारा क्यू एम। सही है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया कि क्यू एम लंब डाला, क्यू एम लंब डाला कहाँ भाई, तो ए बी पर लंब डाला, क्यू एम लंब ए बी, पूरा ए बी पर लिख देंगे सीधे सीधे। क्यू से एम बिंदु तक हम मिलाए जो कि लंब है, क्यू एम लंब है किस पर है, तो ए बी पर है, कोई एपी पर लिख देगा, चलिए एपी पर भी चल जाएगा, बट आपको दोनों त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए भी काम करना है और इस त्रिभुज के लिए भी काम करना है, इसलिए आपको ये भी लिखना ज्यादा बेहतर होगा। सही है, अब आइए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि बी से क्यू को मिलाया, बी से क्यू को मिलाया, हो गया, बी से क्यू को मिलाया। इसके बाद क्या करना होता है, पी से हमने इस पर लंब डाल दिया, पी से इस पर लंब डाल दिया जो कि यहाँ एन है ना, तो ये क्या हो गया पी एन। तो पी एन लंब हो गया किस पर, एसी पर, पी एन लंब हो गया किस पर, एसी पर। जस्ट लाइक उसी तरह से फिर वो काम करेगा, जैसे ऊपर का त्रिभुज क्या है, ए है, पी है, क्यू है, इससे इस पर लंब डाल दिए तो ये आधार बन गया और ये क्या बन गया, ऊंचाई बन गया। सही है, तो जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे एपी क्यू का, तो क्या लिखेंगे, 1/2 गुने एक क्यू गुने पी एन। सही है, यहां तक आ गया होगा। और यही ऊंचाई एक और त्रिभुज जो ऐसे करके ही बनेगा, जो कि यहां से ऐसे मिलाएंगे, तो ये देखिए फिर से एक त्रिभुज बनता है, जो इधर क्यू जैसे बना था उसी तरह से उधर भी आपको बनेगा। तो क्यू पी सी एक त्रिभुज फिर से बनेगा, और इस क्यू पी सी का जो ऊंचाई रहेगा वो क्या रहेगा, यही पी एन रहेगा। सही है, तो इसको समझ रहे होंगे आप। फिर क्या मिलाएंगे, पी से सी को मिलाया या सी से पी को मिलाया, सी से पी को मिलाया। सही हो गया, चलिए थैंक यू। अब यहां तक के बाद आपको करना क्या पड़ता है, प्रूफ, प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए कि कैसे, हाउ कैन यू से कि इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना। अब इसका प्रमाण पत्र देना पड़ता है, सर्टिफिकेट हाजिर करो। हाउ कैन यू टेल इट, कैसे इसको कह सकते हैं, कैसे कहने के लिए प्रमाण देना पड़ता है। तो हम एज शॉर्ट एज के चक्कर में रहेंगे ताकि बच्चे को लिखने में कोई तकलीफ ना हो। तो आइए देखिए करिएगा क्या, डायरेक्टली आप क्या करो कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात लेना चालू करो। ठीक, डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, क्या लिखें, एरिया ऑफ ट्रेंगल, मतलब त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, ए पी क्यू का क्षेत्रफल। सही है, सॉरी एरिया हम लिख चुके हैं इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू ना इंग्लिश में लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप भी लिख सकते हो। बाय एपीक्यू का क्षेत्रफल हमने कर लिया, और फिर पीबीक्यू का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पीबीक्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, पीबीक्यू ना, एरिया ऑफ पीबीक्यू। सही है, दोनों के लिए हम क्षेत्रफल का अनुपात ले लिए, चूंकि हमको पता है कि क्षेत्रफल लिख करके फिर अनुपात ही लिया जाता है,
तो आपको ज्यादा पापड़ नहीं बेलना पड़े, आपको ज्यादा परेशानी न झेलना पड़े, इसके लिए बहुत ही सरल उपाय होता है, बच्चा को परेशानी बहुत कम झेलना पड़ता है। तो चलिए देखिए, हम एपीक्यू के लिए पहला हम ये लंब लेकर के चलते हैं, जो लंब हम पहले डाले हैं वही। तो क्यूएम लंब डाले थे इस पर, तो क्या करेंगे कि 1/2 गुने आधार क्या, तो देखिए त्रिभुज ऐसे है, ए है, पी है, क्यू है, और लंब ऐसे डाला हुआ है, तो आधार यही ना बना एपी, एपी, और गुने क्या लंब, तो लंब क्या डाला हुआ है क्यूएम। एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह का कोई ट्रबल नहीं है। आइए आगे, इसमें आइए पीबीक्यू में चलिए। पीबीक्यू जो ऐसे करके दिख रहा है बाबू, उसमें ऐसे करके एक लंब डाला हुआ दिखेगा, तो ये जो लंब है वो, और प्लस यहां से यहां जो ये आधार है जो कि इस रूप में यहां दिख रहा है, दैट मीन्स 1/2 गुने पीबी गुने क्या ही लंब का नाम है जी, क्यूएम नाम है, सही है। क्यूएम से क्यूएम चला गया, 1/2 से 1/2 चला गया। यहां तक बात समझ में आ रहा होगा। अगर यहां तक बात समझ में आ गया तो याद थेल्स थ्योरम खत्म हो गई। यहां तक अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि हमें यस समझ में आ गया सर। ठीक है, एपी बाई पीबी। चलिए एपी बाई पीबी, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। देखिए कितना हम इसको समराइज कर दिए, आपको कंसाइज कर दिए, शॉर्ट कर दिए, ब्रीफ कर दिए कि आप बहुत इजीली आसानी से आ जाएं। तो यहाँ तक आने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा जहां तक हमें सुनाओ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अब क्या करना है, अगेन या पुनः लिख करके फिर से लिखेंगे। क्या लिखना है भाई, तो एक बार जैसे हम इसको लिए अनुपात, सेम उसी तरह से हम एक अनुपात और लेंगे, इसी त्रिभुज के वापस लिया जाता है। आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा कि ए पी क्यू का क्षेत्रफल, और फिर क्या लेना हमको, क्यू पी सी का क्षेत्रफल। जैसे इसमें लिए थे ए पी क्यू का क्षेत्रफल और पी सी बी क्यू का क्षेत्रफल, ऐसे करके लिए थे। तो इसमें अब क्या, ए पी क्यू और क्यू पी सी का क्षेत्रफल, ऐसे एकदम साफ दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको सिनारियो। ऐसे करके है ना, यहाँ से ऐसे मिला हुआ और फिर यहाँ से ऐसे मिला हुआ, इस तरह से एक ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा। तो इधर वाला जो ट्रेंगल है सो, और ऐसे का ट्रेंगल है सो, साफ दिख रहा है। यहाँ से काट करके हम नीचे कर दी, यहाँ पी है यहाँ क्यू है, तो एक ऐसे करके ट्रेंगल बना था, और एक और ट्रेंगल अब हमको ऐसे वाला लेना है। तो चलिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या लिखना है भाई, क्यू पी सी, क्यू पी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी क्यू क्या इसमें मिलेगा भाई, तो आधार क्या मिलेगा हमको, 1/2 गुने ए क्यू मिलेगा। जैसे इसमें क्या मिला था, ए पी मिला था और लंब मिला था क्यू एम, तो इसमें क्या आधार मिलेगा हमको, ए क्यू, अब गुने लंब क्या मिलेगा, पी एन। सही हो गया, बाय 1/2 गुने, अब इसके बाद क्या लेना है, तो अब देखिए आधार हमको क्या मिलेगा, क्यू सी गुने, और लंब तो वही का वही दोनों के लिए काम करेगा। एक ट्रेंगल ऐसे करके जी बन रहा है, यही लंब काम करेगा इस ट्रेंगल के लिए भी, यानी पीएन लंब। सही है, 1/2 से 1/2 गया, पीएन से पीएन चला गया, आपको बचा क्या, एक क्यू बट्टा में क्यू सी। हम लोग लगभग जो है 55% 60% बना चुके हैं थेल्स, थोड़ा सा और दूरी है, उसी को हमको बताना रह गया है। चलिए देखते रहिए ध्यान पूर्वक। अब क्या है, हम इसके लिए यहाँ पर इसीलिए छोड़े हैं, मिटाए नहीं, कि आप मिलाओ ये समीकरण जो आपको आया कि एरिया ऑफ ट्रेंगल एपी क्यू, यहाँ भी दिख रहा है एपी क्यू, नीचे दिख रहा है क्यूपीसी, यहाँ दिख रहा है बीपी क्यू, दिख रहा है क्यूपीसी है यहाँ, बीपी क्यू है यहाँ, क्यूपीसी कहाँ पर है, क्यूपीसी यहाँ है, और इसमें क्या दिख रहा है, बीपी क्यू। देखो ऐसे करके यहाँ पर जो ट्रेंगल बनाया वही है, फिर से एक बार देखिए, ऐसे करके जो ट्रेंगल आपको दिख रहा है, एक ट्रेंगल ऐसे दिख रहा है ऐसे, ठीक, और एक ट्रेंगल ऐसे, यही में डिफरेंसेज है। ठीक है, यहाँ पर खाली नीचे में अंतर है, ऊपर तो वही का वही है। तो हमको करना क्या है, चूंकि प्रूफ में हमें ये पोर्शन ही लाना था, खाली ये पोर्शन बराबर हो जाए तो हमारा प्रूफ खत्म। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो दोनों ही राइट साइड में है, लेफ्ट साइड बराबर रहे तब तो हम राइट साइड को बराबर लिख दें। तो लेफ्ट साइड में हमको प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, तो क्यूपीसी और बीपी क्यू में।
तो QPC जो है और BPQ जो है, BPQ जो है, ये दोनों को हम क्या समझे, कैसे इसको करें। कुछ अगर दोनों बराबर हो जाते तो हम एक को रिप्लेस करके दूसरे को कर सकते थे। तो ऐसा रूल है भी, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो त्रिभुज बने हैं, अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आधार यही है, इसी आधार पर जो है ट्रेंगल ऐसे एक फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यानी PQ आधार पर ही जो है एक ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है, और ये ट्रेंगल भी जो है इसका भी आधार क्या है, PQ है। और समांतर रेखा तो हम शुरुआत में ही बताए थे कि PQ समांतर क्या है, नीचे का BC है। तो इस समांतर रेखा के बीच में PQ आधार पर दो ट्रेंगल बने हैं, तो एक ही आधार पर यदि दो ट्रेंगल समांतर रेखा के बीच बने हैं तो उनका एरिया बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वही चीज लिखना पड़ेगा कि सिंस एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए क्या हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेंगल QPC बराबर रहेगा एरिया ऑफ ट्रेंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज QPC का क्षेत्रफल बराबर रहेगा किसको से बराबर रहेगा, BPQ के बराबर रहेगा, यानी ट्रेंगल PBQ के बराबर रहेगा। PBQ दिख रहा है, PBQ के बराबर रहेगा। तो ये सिचुएशन हमने ला लिया। और इस सिचुएशन अब यहाँ पर जो QPC दिख रहा है वो QPC को रिप्लेस कर दीजिए और डाल क्या दीजिए, BPQ, इसी को कर लीजिए। इसीलिए हम इक्वेशन नंबर नहीं डाले, ऐसे ही छोड़े हैं अभी तक। सो डैट इसलिए एरिया ऑफ ट्रेंगल APQ बटा एरिया ऑफ ट्रेंगल, यहाँ जो QPC है उसको क्या लिख देंगे हम, ट्रेंगल PBQ लिख देंगे, बराबर क्या भाई, तो हम लिख देंगे AQ बटा में QC। ये रहा हमारा सेकेंड कंडीशन। तो दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन। अब हमको क्या दिख रहा है, दोनों में LHS दिख रहा है सेम, तो RHS को हम बराबर कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पर से लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या भाई, तो फर्स्ट और सेकेंड से हमको मिल रहा है, फर्स्ट और सेकेंड से हमको मिल क्या रहा है कि AQ बटा में QC बराबर AQ बटा में QC बराबर AP बटा में PB। आपको पहला इक्वेशन में आया, सेकेंड में देखिए AQ बटा QC आया है, और फर्स्ट में जो आया होगा वो आया होगा AP बटा में PB। आप अगर लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं तो मिलाइए, दोनों आपको लिखा हुआ था, इधर के बराबर करके ऐसे लिखा हुआ होगा, एक और में AP बटा में PB, जो फर्स्ट में अभी यहाँ लिखे थे, ये दोनों ही बराबर हमको करना था और वो आ भी चुका है, ये प्रूफ हो चुका। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अंततः भरसक, लगभग कुछ इसमें बचा नहीं है, खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लेना रहता है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का हमने अनुपात 2 बार लिया और हमारा जो है आंसर आ गया। बीच में एक कंडीशन यहाँ पर आती है, इस कंडीशन को याद रखिएगा लॉजिकली, जो कि हमने बताया कि दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हुए हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ऐसा यहाँ पर सिचुएशन बनता है, इसलिए हमने बनाया और उसको बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद हम इसको रिप्लेस करके फिर PBQ लिखा, जैसे ही लिखा तो उसका हमारा LHS से बराबर हो गया, LHS बराबर तो RHS भी बराबर। तो ये RHS में भाग सेकंड में लिखा हुआ है और भाग फर्स्ट में RHS लिखा हुआ होगा AP बटा PB, जैसा कि आप राइट डाउन किए होंगे। अगर ये बातें समझ में पूरी तरह से आ गया है तो धन्यवाद, बहुत बहुत। आपको वीडियो बहुत अच्छे से देखे होंगे तभी ये बात समझ में आई है। तो आप लोग कॉन्शियस होकर के वीडियो को पूरा देखने का प्रयास किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको 2 बार 4 बार घर पर फिर से प्रैक्टिस करिए ताकि ये भूले नहीं, आपको एक क्या हो जाए है ना, कल्चर में आ जाए, कल्चर डेवलप हो जाए, आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको 2-4 बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। खुद से टेस्ट लीजिए, बैक टेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा 2 बार 4 बार रिपीट कर लीजिए ताकि आपको याद है और एग्जामिनेशन में कभी छूटे नहीं। इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं ज्योमेट्री में, थेल्स और पाइथागोरस के नाम से ही। उसमें खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सोल्यूशन किए थे, जहां पर आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाइथागोरस और थेल्स से नहीं छूटेंगे।
तो दोनों को अब मर्ज कर लीजिएगा और फिर इसके बाद वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और लगभग इससे आने वाले 10 नंबर के क्वेश्चन आपको सोल्यूशन में बदल जाएंगे। तो चलिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री बना करके दे दिया, ज्योमेट्री में दे दिया, और मेंसुरेशन में भी बहुत कुछ दिया हूँ और भी देने वाला हूँ।